हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपको 2018 में अपडेट हुआ है। मैंने ईवीएस के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट क्या होता है कि जो आप जितने भी मैंने वीडियोस डाली ना, जितने भी टॉपिक्स कवर कराए हैं, तो वो सब का लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जिस भी टॉपिक को आप चाहो। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन। तो बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो वीडियो आई थी ना, वो थी डेफिशिएंसी डिजीज़ के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीज़ जो विटामिन्स की कमी की वजह से होती है या फिर आपके मिनरल्स की कमी की वजह से होती है या प्रोटीन्स की कमी की वजह से होती है, तो वो कराया था। तो वो भी आप टॉपिक देख सकते हो इससे पहले। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन पढ़ते हैं। अगर सिलेबस देखोगे तो ये आपका टॉपिक है और मैंने दिखाया भी था पिछली वाले क्लास में डेफिशिएंसी डिजीज में कि आपका ये वाला टॉपिक है। तो आज हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो बेटा अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, उनके बचाव क्या है, तो सबसे पहले तो हमें यही जानने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है ना। तो देखिए स्क्रीन पर कि द डिजीज़ विच में पास और कैरिड फ्रॉम वन ह्यूमन और एनिमल टू अदर। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में सिर्फ ये नहीं लगाओगे कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन ही होगा। संक्रमण जो होगा वो आपका एक आदमी ने किसी को टच किया तो सिर्फ उसी की वजह से होगा। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टच से हो, और भी बहुत सारे एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स जिसको आप कह सकते हो। ये आपका एनिमल से भी ट्रांसमिट हो सकता है, ये आपका मच्छर से भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा डेंगी, ठीक है, डेंगू जिसको बोलते हो, होता उसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। ठीक है, तो डेंगी कहा कीजिए, डेंगू नहीं कहना है, राइट प्रोनाउंसिएशन डेंगी है। मलेरिया की बात करूं तो ये सब आपका किसकी वजह से होता है? ये सब आपका मच्छर के काटने की वजह से होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है। अगर एनिमल्स की बात करूँ तो जो रेबीज़ होता है वो आपका डॉग के काटने से होता है। तो ये चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन बीइंग तक ही आपका पास ऑन हो, वो आपका एनिमल्स की वजह से भी हो सकता है। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ का कंसेप्ट बड़ा है, ब्रॉड है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर इलनेस कॉज्ड बाय जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड स्प्रेड बाय एन इन्फेक्टेड एनिमल्स और ऑब्जेक्ट टू अदर पर्सन्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है ना, वो आपके चाहे जीवाणु है, चाहे वो विषाणु है, उनकी वजह से या फिर कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ है उसकी वजह से स्प्रेड होती है, या कोई भी एनिमल है या फिर आपका इंसेक्ट है उसकी वजह से भी आपका स्प्रेड होती है, या फिर कोई भी इन्फेक्टेड आपका एनवायरनमेंट में कोई भी वस्तु है उसकी वजह से भी हो सकती है। अगर मान लीजिए उसके किसी आप अपने हैंकी को यूज़ करते हो, ठीक है, टिश्यू को यूज़ करते हो, और आपको कॉमन कोल्ड है, आप अपना जुकाम ही ले लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि कॉमन कोल्ड भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो और दूसरा पर्सन भी उसको यूज़ करने लगे या फिर आपके साथ रहे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसी हैंडकरचीफ की वजह से ही होगा, आपके साथ अगर रहे तो क्या होगा कि जो जर्म्स है या जो वायरस है वो उसको भी अफेक्ट करेगा। तो कई बार आपने सुना होगा या आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, कहते हैं कि घर में अगर किसी को एक बंदे को जुकाम हो जाए तो सारी फैमिली को जुकाम होता है एक बार, है ना। हमारे घर में ऐसा कहते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ का कंसेप्ट चलता है। मूव ऑन करेंगे, आज सारी वो डिजीज़ देखेंगे जो आपकी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बेटा जितनी भी जीवाणु की वजह से आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, इस वाले पार्ट में वो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जो आपके वायरसेस की वजह से होती है वो वाले डिजीज़ कवर करेंगे। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है उसके बेसिस पर कम्युनिकेबल डिजीज़ को बांटा जाता है। अगर देखें स्क्रीन पर आप देख सकते हो, बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई हो रहा है, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब एग्जांपल है कम्युनिकेबल डिजीज़ के। इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेबल डिजीज़ कह रही हो तो ये बेटा फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी एनिमल के द्वारा ह्यूमन बीइंग में हो सकता है। वायरल या वायरस की बात करूं, ठीक है, तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HIV, डेंगी। तो HIV की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन जिसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर करना।
प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया, कालाजार एक्सेट्रा। तो ये सारी ना इनको बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि इन इन चीज़ों की वजह से ये जो कुछ कारण है या फिर ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसको कह सकते हो, उनकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है। फिर फंगी की वजह से या फंगल इन्फेक्शंस जो आपके नेल्स में, स्किन्स में, हेयर्स में देखने को मिलते हैं वो। और फिफ्थ जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है पैरासाइटिक, पैरासाइट्स की वजह से इन्फेस्टेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म्स लाइक राउंड वर्म और लाइस एक्सेट्रा। तो बेटा इसमें ये चीज़ कह सकते हो आप, इंटेस्टाइनल वर्म, जो इन्फेस्टेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म आप पढ़ रहे हो, तो इसमें आपके जो पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, पर सुना होगा आपने, तो उस वजह से, ठीक है, वो चीज़ हो गई। और फिर आपके अगर बालों की बात करें तो जुए हो गए। तो ये सारा ये पैरासाइट के अंदर आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डिजीज़ से। सबसे पहले लेते हैं टाइफाइड। तो टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं आंत्रज्वर, ठीक है, डिजीज़। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसके ना पैथोजन, मतलब कि किस बैक्टीरिया की वजह से पर्टिकुलर डिजीज़ हो रही है, पर्टिकुलर बीमारी किस जीवाणु की वजह से हो रही है, वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर आपका कौन सा ऑर्गन आपका अफेक्ट होता है पर्टिकुलर डिजीज़ से, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको बताई है। मेन चीज़ है आपकी ये चीज़ पूछी जाएगी। प्रिवेंशन इन्होंने लिख दिया है, ठीक है, और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि सारा मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, अगर आपका टॉपिक है तो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मैं सिलेबस के साथ चलती हूँ, अगर क्लास बनाती हूँ तो वो पूरा मन से बनाती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है, जो ये पैथोजन दिख रहे हो ना, किस बैक्टीरिया की वजह से है वो नाम है। अफेक्टेड ऑर्गन पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लंग्स, इंटेस्टाइन, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दे दिया, यूरिनरी ट्रैक्ट दे दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वो आपका मेनली अफेक्ट होता है टाइफाइड की वजह से, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके, हाई फीवर रहेगा, डायरिया रहेगा। डायरिया क्या होता है, जो लूज मोशंस या दस्त जिसको कह सकते हो, हेडेक रहेगा, ठीक, भूख नहीं लगेगी, और भी चीज़ें हो सकती है। बॉडी में आप पेन होगा या कफ होगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ सिम्टम्स है इसके टाइफाइड के जो आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ है, तो मैं बिल्कुल पक्का ये कहना चाहूँगी कि डिजीज़ कौन सी है, किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, ठीक है, फंगी की वजह से होती है, प्रोटोजोआ की, मतलब किसकी वजह से होती है वो चीज़ याद रखनी है। पैथोजन या बैक्टीरिया याद रखना है, ठीक है। यहाँ बैक्टीरिया है तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, यही पैथोजन वायरस में भी हो सकता है कि किस वायरस की वजह से होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। कौन से ऑर्गन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये 3 चीज़ें तो ना हर एक बीमारी की आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। टाइफाइड के बारे में या आंत्रज्वर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो टाइफाइड फीवर इज़ हाईली कंटेजियस, ठीक है। हाईली कंटेजियस का मतलब है कि ये फैलता है। एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन पास द बैक्टीरिया आउट ऑफ देयर बॉडी इन देयर पू और stools or less commonly in their pee, urine. If someone else eats food or drinks water that's been contaminated with a small amount of infected poo or urine, they can become infected with the bacteria and डेवलप टाइफाइड फीवर। तो आई होप कि इसमें इतना कुछ समझाने लायक नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर किसी भी पर्सन को आंत्रज्वर है या फिर टाइफाइड से पीड़ित है और वो अपने मल मूत्र के द्वारा उस अपनी बॉडी से उस बैक्टीरिया को पास कर रहा है, और वही चीज़ अगर थोड़े अमाउंट में भी किसी फूड को या वाटर को, ठीक है, उनको भी कंटामिनेट कर रही है, तो जो भी हेल्दी पर्सन भी चाहे है और उन चीज़ों को ग्रहण करेगा, लेगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो भी टाइफाइड से अफेक्ट हो जाएंगे, उनको भी आंत्रज्वर हो जाएगा। तो ये बताया गया है। मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी डिजीज़ कॉलेरा। अच्छा, ये मत सोचना कि मैंने उसका प्रिवेंशन नहीं बताया टाइफाइड का, मैंने टाइफाइड का और कॉलेरा का ना साथ में ही प्रिवेंशन किया हुआ है। तो अभी एक बार इसको देख के फिर उसके बाद प्रिवेंशंस, उनके बचाव के उपाय जो है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डिजीज़ है आपकी कॉलेरा, किसकी वजह से होती है, जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, याद रखिए ये चीज़, विब्रियो कॉलेरे। अच्छा, ये चीज़ ना अगर मैं कहूँ तो बैक्टीरिया का नाम ना कई बार तो ना ऐसे सेम आपका इस तरीके से ही दे देते हैं, तो आप पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे ये कॉलेरा लिखा हुआ है, डिजीज़ आपकी कॉलेरा है, तो आप इसको
टिक लगा सकते हो अगर सेम अगर पूछा जा रहा है तो, ठीक है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा ये। अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से है? इंटेस्टाइन है। टाइफाइड में भी क्या था अफेक्टेड ऑर्गन? इंटेस्टाइन था, आंत थी, और इसमें भी, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो वॉमिटिंग, उल्टियाँ होना, एक्यूट डायरिया, इसमें भी क्या होता है आपका? दस्त, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्प्स, बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो ये चीज़ है जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसके अंदर? कॉलेरा के अंदर, ठीक है। सो आप जानते हैं कॉलेरा के बारे में कि कॉलेरा क्या है बेटा? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसे दस्त आते हैं, और इसकी वजह से ना बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो जाना शरीर के अंदर, ठीक है। और अगर इसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए ना तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, ये फेटल है। Cholera is caused by eating food or drinking water contaminated with the bacterium called Vibrio cholera। तो ये चीज़ है कि भाई अगर हम कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं या वाटर ड्रिंक कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें कॉलेरा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रिवेंशन की। मैंने कहा था कि दोनों को साथ में ही बताऊंगी क्योंकि इनके प्रिवेंशन ना दोनों के मिलते जुलते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? टाइफाइड अगर कॉलेरा होता है, दोनों चीज़ों में कि पानी आपको ड्रिंक जो वाटर जो ड्रिंक करना है वो आपको बॉइल्ड वाटर लेना है, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में क्या होता है, जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। या फिर केमिकली डिसइंफेक्टेड वाटर लेना है, ठीक है, जिसमें कोई भी केमिकल ना हो या फिर जो भी ऐसे कोई भी केमिकल ना हो जो हमारी बॉडी को एडवर्सली अफेक्ट करे, ठीक है। और हमें बॉइल्ड वाटर से ही क्या करना चाहिए, वही पीना चाहिए, उसी से हमें अपने टिथ ब्रश करनी चाहिए, ठीक है। और उसी से हमें जो फूड है वो वॉश करना चाहिए। और क्या ले सकते हैं प्रिवेंशंस? अवॉइड अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड या फिर रॉ फूड ना खाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें सब्जियों की तो उसमें इतनी सारी कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती है, ठीक है, वो चीज़ भी हो गई। दूसरी चीज़ अगर रॉ फूड की बात करें तो उसमें जर्म्स रह जाते हैं, जबकि हम अगर कुक करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, अगर हम खाना पका करके खाते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं ना सब्जियों के अंदर वो मर जाते हैं। और टाइफाइड और कॉलेरा के पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल जर्म फ्री फूड खाना चाहिए। प्रैक्टिस गुड हैंड हाइजीन। इसमें क्या मेंटेन हाइजीन करनी चाहिए। अगर कोई भी मतलब सबको हाथ अच्छे से धोने चाहिए साबुन से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने आपको कहा है कि कॉलेरा में, ठीक है, अगर मैंने आपको कहा है कि कॉलेरा में आपकी या हैजा, कॉलेरा क्या होता है, हैजा होता है, ठीक है, इसमें आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ना ORS का घोल जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नींबू पानी उनको देना चाहिए, लाइट फूड देना चाहिए, फ्रूट के जूसेस देने चाहिए, कुक्ड फूड देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब प्रिवेंशन है, ये सब बचाव के उपाय है जो इन में कर सकते हैं, आंत्र ज्वर में और आपका हैजा जो मैंने बताया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डिजीज पर। नेक्स्ट है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम TB भी कहते हैं। पैथोजन कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है। ये चीज़ याद रखना है कि ट्यूबरक्लोसिस में ना कौन से ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? लंग्स होते हैं, आपके फेफड़े होते हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें तो बेटा रिपीटेड कफिंग, इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, हाई फीवर मिलता है, तो ये कुछ सिम्टम्स है। अगर बात करूँ तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी और को भी ये लग रहा है तो एयर्स के अंदर वो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से दूसरे आदमी को ये इन्फेक्शन लग जाता है या ये बीमारी हो जाती है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो, एज यू विश। तो अगर मैं TB की बात करूँ, ट्यूबरक्लोसिस की बात करूँ, तो बेटा ये जो डिजीज़ है ना, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से ना हेल्दी पर्सन में हो सकती है। अगर कोई जिसको TB है वो खांस रहा है या फिर वो छींक रहा है या फिर उसको मतलब बोल रहा है, तब उसके जो सलेवे का पार्टिकल्स है वो निकल रहे हैं, या फिर कोई गा रहा है, तो ठीक है, इन चीज़ों से
भी क्या है कि दूसरे पर्सन को ना, जो हेल्दी पर्सन है उनको भी टीबी हो सकता है, क्योंकि एयर में आ जाते हैं बैक्टीरियाज, और अगर हम इनहेल करते हैं, जब हम एयर हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज भी हमारे अंदर चले जाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट ये डिजीज़, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि हम भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो इसमें प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस टीबी, वैक्सीन अगेंस्ट टीबी इज़ कमर्शियली अवेलेबल। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ना बीसीजी का जो एक बार ना ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा था लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा था कि बीसीजी के जो इंजेक्शंस है वो किस चीज़ में, कौन सी बीमारी में हेल्पफुल रहते हैं, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए, याद रखना ये बात। अच्छा, इसमें हम क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं इसके अलावा? ये बेटा माउथ है, ठीक है, मुंह है, कि मुंह को कवर करना चाहिए टिश्यू से या फिर हैंकी से या हाथों से, जब भी जिसको टीबी है वो खांस रहा है या छींक रहा है उस टाइम पर। मेंटेन गुड हाइजीन, हाथ धोने चाहिए जब भी कफ कर रहे हो, कफिंग हो रही है या फिर आप छींक रहे हो उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद डोंट विजिट अदर पीपल एंड डोंट इनवाइट देम टू विजिट यू, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है। एज मैंने कहा कि ये एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा में पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना चाहिए, ताकि जो हेल्दी पर्सन है या फिर जो बच्चे हैं वो इससे पीड़ित ना हो, ठीक है। और गुड वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। अगर आपका रूम, अगर आपके घर में बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है ना, तो आपकी जो हवा है वो तो पास होगी ही नहीं, तो इस वजह से जो आपके पार्टिकल्स है, अगर कोई किसी को टीबी है बाय चांस, तो बेटा वो जो बैक्टीरिया है वो आपके घर में ही रोम करते रहेंगे। तो अगर प्रॉपर वेंटिलेशन है, सनलाइट आपकी घर के अंदर आ रही है, पूरी रोशनी है, हवा पास हो रही है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। जो बैक्टीरियाज है वो, आपके जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है आपकी डिप्थेरिया। पैथोजन की बात करूं तो ये किस बैक्टीरिया की वजह से, किस जीवाणु की वजह से होती है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सो कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरे, तो ये इसका नाम है। अफेक्टेड ऑर्गन बिल्कुल याद रखना है हर एक बीमारी का, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। जो आपका श्वसन तंत्र है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिम्टम्स की अगर बात करें तो डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में तकलीफ होती है डिप्थेरिया में। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो डिप्थेरिया के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डिप्थेरिया एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपके गले की या फिर आपके नाक की, वो हो जाती है अफेक्ट, और इसकी वजह से ना ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है अगर कोई एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तब, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको टीबी में बताया है ना कि अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, इस तरीके से, ठीक है। डिप्थेरिया में भी इसी तरीके से पर्सन अफेक्ट हो सकता है अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिल रहा है, कांटेक्ट में आ रहे हैं दोनों, ठीक, और वो छींक रहा है या खांस रहा है या फिर कहीं हाथ लगा रहा है और आप भी उसी चीज़ को टच कर रहे हो, तो हो सकता है, चांसेस पूरे हैं कि डिप्थेरिया आपको भी लग सकता है, आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। इट इज टिपिकली स्प्रेड थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और थ्रू कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द बैक्टीरिया ऑन देम सच एज कप और यूज्ड टिश्यू। अगर वैक्सीन की बात करें तो बेटा ये जो मेन आपका फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है DTaP, ठीक है, ये वाला हो गया। या 4 तरीके के इसके वैक्सीन्स होते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो ये जो है ना डिप्थेरिया का, टेटनस का और पर्ट्यूसिस, जो आपकी वुपिंग कफ है, वुपिंग कफ को ना कुकुर खांसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं इन सब का इलाज के लिए एक पर्टिकुलर एक ही वैक्सीन होता है, और अलग अलग ये 4 वैक्सीन्स आप देख सकते हो ये मार्केट में उपलब्ध है, जिसको भी अगर हो जाए तो वो प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट में वैक्सीन्स उनको लगवाने पड़ते हैं। और अगर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि डिप्थेरिया जो है ना 2 से 5 साल के बच्चे को ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिप्थेरिया के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जब बच्चे 6-7 महीने के होते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, शुरू में ही लगते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिप्थेरिया होने के 2 से 5 साल के बीच में ज़्यादा। लेकिन ये नहीं है कि मैंने अगर 2 से 5 कह दिया तो सिर्फ उन्हीं को होगा, ठीक है, बड़ों को भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि मतलब कह देते हैं ना कि इस वाली एज में ज़्यादा, तो वो चीज़ मैंने बताया। नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी वुपिंग कफ और पर्ट्यूसिस,
ठीक है, जिसको आप कुकुर खांसी या फिर काले खांसी कहते हो। पैथोजन कौन सा है? बैसिलस पर्ट्यूसिस, याद रखना है ये। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिम्टम्स कॉन्टिन्यूस कफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और एक बहुत लाउड से साउंड होती है खांसी में भी। तो आपके जो वूपिंग कफ के अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि खांसते और छींकते वक्त हैंकी रखिए। तो बेसिकली मैंने जो आपको ये प्रिवेंशंस बताए ना, यही सब घूम फिर कर एक दूसरे में आ जाते हैं, ठीक है, सभी बीमारियों के लिए, जिस तरीके से कह सकते हो आप। लेप्रोसी और हैंसेंस डिजीज़ ये ना इतनी ज़्यादा कॉन्टेजियस नहीं है, लेकिन ये जीवाणु से होती है। और मैंने बेसिकली ना ये चीज़ें बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ सारी इस वजह से भी डाल दी लास्ट में, क्योंकि आपको ना ज़रूरी है ये जानना कि पैथोजन कौन सा है और अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी अभी गई है ना 4 से 5, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। लेप्रेसी और हैंसेंस डिजीज़ ये बहुत कम देखा जाता है कि एक दूसरे में हो रही है, ठीक है। वो वाली जो अभी इससे पहले कराई है वो हाई रिस्क रहता है कि एक दूसरे पर मतलब जल्दी कम्युनिकेट हो जाए या जल्दी ट्रांसमिट हो जाए, दूसरा पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो डिजीज़ लग जाए। तो लेप्रोसी और हैंसेंस डिजीज़ जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, पैथोजन इसका कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, याद रखना है ये। अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन सा है? क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन और नर्व, अगर हाथों में भी देखोगे तो बिल्कुल धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, वो चीज़ है। सिम्टम्स अल्सर्स, नोड्यूल्स, स्केप्स क्या होता है कि इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम सेंसलेस, उसमें ना बिल्कुल जैसे किसी जिस भी पार्ट में वो इन्फेक्शन हुआ है ना वो सेंसलेस हो जाएगा, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होगी, उसमें वो काम करना बंद कर देगा, आप कह सकते हो। सो प्रिवेंशन के मतलब अगर बात करूँ लेप्रोसी की आपकी, ठीक है, या इसका नाम हैंसेंस डिजीज़ भी है, अगर बाई चांस पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर लेप्रोसी, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? हैंसेंस डिजीज़, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ होती है, कुष्ठ रोग को कहते हैं। और इसमें अगर प्रिवेंशन की बात करूँ तो देखिए ज़्यादातर ना उन्हीं पर्सन को ये हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टच में रह रहा है या बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रह रहा है और किसी के जैसे नेसल से या नोज से कुछ ड्रॉपलेट्स या सिक्रीशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब किसी तरीके से हाथ लग के या बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियाज़ की बात करूँ तो बेसिकली ना स्टार्टिंग में ना सबको जितनी भी डिजीज़ है एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है। और उसके अलावा मतलब कुछ और वैक्सीन्स जिसमें हैं प्रॉपरली, तो वो चीज़ है। अगर इस बीमारी की बात करूँ तो इसके वैक्सीन इसका अवेलेबल नहीं है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है ताकि ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड होनी बंद हो जाए। People who live with individuals who have untreated leprosy are about 8 times as likely to develop the disease, ठीक है। बेसिकली ये अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे ना तब ज़्यादा होती है। पहले ये माना जाता था कि ये एरिडिटी है, मतलब कि वंशानुक्रम है, या कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जेनेटिक है, मतलब कि बच्चों से हो रही है, हर एक में हो रही है, ठीक है, वो चीज़। लेकिन फाइंडिंग से पता चला है, एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है इसका कुछ ना कुछ जेनेटिक बेसिस भी है, ठीक है। ये नहीं है कि हर एक पीढ़ी को होगा, लेकिन पीढ़ी में पाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के दादा को है, उनके बेटे को नहीं हुआ लेकिन उनके पोतों को हो गया, तो इस तरीके से उनका कुछ ना कुछ जेनेटिक बेसिस भी इस डिजीज़ का माना जाता है। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया ना काफ़ी तरीके की होती है, और कुछ निमोनिया है जो आपकी कंटेजियस है और कुछ निमोनिया है जो आपकी कंटेजियस नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जानने की ज़रूरत है। पैथोजन कौन सा है? डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है, आपके फेफड़े है, ये चीज़ याद रखना। सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो सडन चिल, ठीक है, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगनी शुरू हो जाए, चेस्ट में पेन हो, कफ हो, हाई फीवर रहे, तो ये सब सिम्टम्स है किसके? निमोनिया के। नेक्स्ट आपकी टेटनस, ये बेटा जीवाणु से होती है लेकिन ये आपकी कॉन्टेजियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है कि किस वजह से डाली है। कभी आपको बाय चांस अफेक्टेड ऑर्गन पूछ ले तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ कवर करा दी है, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ जितनी भी है, ठीक है। तो टेटनस की अगर बात करूँ तो लॉक जॉ इसको कहते हैं। पैथोजन की बात करूँ तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिम्टम्स की बात करूँ तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक एंड जॉ मसल्स फॉलोड बाय पैरालिसिस ऑफ थोरेसिस मसल्स।
नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्स, पैथोजन है आपका बेसिलस एंथ्रेसिस, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, स्किन एंड इंटेस्टाइन। तो ये चीज़ ना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको किस चीज़ में आपका वो रहे, सिर्फ केवीएस पीआरटी के लिए नहीं, अगर आप कोई और भी एग्जाम दोगे ना तो उनमें भी इतनी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई इन्फॉर्मेशन अगर देने ही लग रही हो तो थोड़ा सा अच्छे से दे दी जाए, थोड़ा सा और उसमें ऐड कर दिया जाए तो आपका और भी जगह पर ये चीज़ काम आ सकती है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है ना गोनोरिया, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यौन संक्रमित बीमारी है या रोग है, ठीक है। पैथोजन इसका याद रखिएगा नेसेरा गोनोरिया। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर आप इसको कहते हो मूत्र पथ भी कहते हो इसको हिंदी में, ठीक है। सिम्टम्स क्या होगा कि स्वेलिंग इन यूरिनरी ट्रैक्ट, मूत्र पथ में सूजन हो जाती है। और गोनोरिया का ना बेसिकली हिंदी में भी सुजाक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हिंदी में, सुजाक कहते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं इसको। साथ में ना एक और डिजीज़ है सिफिलिस, ये भी आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये भी जीवाणु की वजह से ही होती है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो स्टार्टिंग के डिजीज़ कराई है, जो सारी मैंने बताई है कम्युनिकेबल डिजीज़ और उनके प्रिवेंशन भी बताए हैं, चाहे वो आपकी कुकुर खांसी है, चाहे वो आपका आंत्रज्वर है, चाहे वो आपका हैजा है, ठीक है, ये चीज़ें, और आपका टीबी, डिप्थेरिया और आपका गोनोरिया और सिफिलिस जो ये बताए हैं ना, ये चीज़ें बिल्कुल याद रखना। ये सारी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनके प्रिवेंशन भी देखना है, इनके अफेक्टेड ऑर्गन्स भी देखना है और इनके पैथोजन किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया या जीवाणु के आप ये देखोगे ना कि किस वजह से होती है, कौन से जीवाणु से होती है, तो उसी में उसका नाम लिखा हुआ है डिजीज़ का भी, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। तो यही कहना चाहूँगी, ठीक है। कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। वीडियो कैसी लगी बता सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो, कोई और टॉपिक की डिमांड हो तो वो भी बता सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।